नमस्कार, मनी मंत्र के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। सीनियर सिटीजन्स के पास उनकी जमा पूंजी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए वो निवेश के वो तरीके तलाशते हैं जहां पर उन्हें एक गारंटेड रिटर्न मिल पाए। ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं, वो भी एक ऐसी ही योजना है जो बुजुर्गों को निवेश पर बेहतर रिटर्न देती है। रिटायरमेंट के बाद निवेश ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए कमाई का एक अहम जरिया होता है। पीएफ की अगर बात की जाए या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, गोल्ड एफडी और बॉन्ड्स भी सुरक्षित विकल्प के एक निवेश के मौके हैं, जहां पर निवेश कर वरिष्ठ नागरिक बिना कोई जोखिम उठाए ब्याज से ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। निवेश के इन विकल्पों में पैसा डूबने का खतरा ना के बराबर होता है और आज के इस मनी मंत्र में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए आखिर निवेश के कौन से ऐसे ये विकल्प जो बेहतर रिटर्न और सुरक्षित रिटर्न दे सकते हैं। तो जो नंबर्स लगातार हमारे आधे घंटे की इस चर्चा में फ्लैश होंगे, आप उन पर कॉल करके इस पूरे विषय पर जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो निवेश के बेहतरीन विकल्प जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में समझते हैं कि आखिर इन विकल्पों का जो अभिप्राय है, मतलब है, आखिर वो है क्या, ग्राफिक्स के जरिए। तो सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो सेविंग स्कीम बहुत ही लोकप्रिय योजना है, जिसमें छोटी बचत की जो तमाम योजनाएं हैं उनके मुकाबले काफी अधिक ब्याज दिया जाता है, यानी कि ब्याज में ज्यादा रिटर्न उनको मिलता है। तो ये एक बहुत अहम सेविंग स्कीम है रिटायर्ड पर्सन्स के लिए। और सबसे अहम बात यह कि निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट भी वरिष्ठ नागरिकों को इस पर दी जाती है। तो जब हम पॉपुलिस्ट स्कीम की बात करते हैं उसमें ये आता है। पीपीएफ की अगर बात की जाए तो ये भी एक निवेश का बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि पीपीएफ में भी जो हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है ना, उसकी तरह एक फिक्स रिटर्न मिलता है, तो उसमें आपको कोई भी आशंका की कोई संभावना नहीं होती। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की अगर बात की जाए तो एफडी निवेश भी बहुत लोकप्रिय जरिया है। खैर, एफडी तो बहुत से लोग निवेश के लिहाज से चूज करते हैं और निवेशकों को आकर्षक ब्याज भी मिलता है। अगर रेपो रेट बढ़ती है तो आपको आकर्षक ब्याज मिलता है। बॉन्ड्स भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश का एक अहम विकल्प है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न होता है ना, वो आपका पूर्व निर्धारित होता है। हालांकि जोखिम इसमें है, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कशन कर इसमें निवेश कर सकते हैं। इन विकल्पों को अपनाकर आपका पैसा सुरक्षित रहता है और ब्याज से आपको मोटी कमाई होती है। तो ये हमने मोटा मोटी तौर पर समझने की कोशिश की है कि आखिरकार ये तमाम स्कीम्स जो हैं वो किस तरह से, जब हम निवेश की बात करते हैं, तो आपके लिए कारगर साबित होती है। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी फाइनेंशियल प्लानर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा पहला सवाल यही है कि जो तमाम सीनियर सिटीजन्स हैं, जब उनकी रिटायरमेंट होती है और मान लीजिए अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है, और किस तरह से वो अपने निवेश का एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, उनके लिए आपकी टिप क्या रहने वाली है? आंचल जी नमस्कार। देखिए, आपने शुरुआत की, आपने कहा कि जब सीनियर सिटीजन जो होते हैं, रिटायर होते हैं, तो उनके लिए सुरक्षा बहुत ही जरूरी है जी। कि जो पैसा जुटाया है उसकी सुरक्षा हो, कि वो पैसा ऐसा ना हो कि गलत हाथों में चला जाए या घट जाए। लेकिन दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। तो पैसे की सुरक्षा तो है ही, साथ में ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पैसे पर आप सिर्फ इस पर निर्भर रहेंगे कि उस पर फिक्स रिटर्न मिले आपको, लेकिन ये बात नहीं सोचेंगे कि उस पर टैक्स कितना लगेगा और जो महंगाई की दर है क्या उसको आपका रिटर्न मात दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो ऐसे में दिक्कत होगी, क्योंकि लंबे समय तक पैसा नहीं चल पाएगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा पूरा इन्वेस्ट कर दिया और फिर आप सिर्फ जो रेगुलर मिल रहा है उस पर ही निर्भर हैं। कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि आपको एक मुश्त पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं कि समय पर यदि जरूरत पड़े तो पैसा निकाला भी जा सके, इसके लिए 3 चीजें, लिक्विडिटी, रिटर्न्स और सेफ्टी, इन तीनों बातों का ध्यान होना चाहिए। और इस हिसाब से मैं बात करूंगा कि अलग अलग विकल्प हैं निवेश के, जहां पर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जी पंकज, अगर हम धीरे धीरे इन तमाम विकल्पों पर चर्चा करें, तो अगर सीनियर सेविंग जो सिटीजन्स की स्कीम है, इसको लेकर हमेशा से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, या साथ ही साथ अगर हम इसको इस तरह से समझें कि इस पर जो ब्याज दर है वो भी अच्छा खासा रिटर्न देती है, इसमें जो वरिष्ठ नागरिक
अगर निवेश करना चाहते हैं तो किस तरह की रणनीति अपनाकर वो निवेश या फिर कितना अमाउंट उनको उस लिहाज से इसमें निवेश के लिए जोड़ना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आंचल, ऐसा है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। ये सरकार की योजना है और चाहे आप इसे पोस्ट ऑफिस से बाय करें या फिर सरकारी बैंक या कुछ प्राइवेट बैंक्स में भी आपको ये स्कीम मिल जाएगी। सिलेक्टेड 4 प्राइवेट बैंक हैं, बाकी सरकारी बैंक में सब जगह मिलती है और प्लस पोस्ट ऑफिस आपके नजदीक का डाकखाना जो भी है आप वहां जाइए और वहां से आप निवेश कर सकते हैं। अब बात है कि कितना कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सीनियर सिटीजन जो कि इसकी आयु 60 साल की है या उससे अधिक है, वो 30 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। परिवार में मान लीजिए कि पति पत्नी दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं, तो 30-30 लाख रुपया दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब करना चाहिए कि 30 लाख नहीं करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे, बट पहले यह बात समझ लीजिए कि आपको यहां पर सेफ्टी की कोई चिंता नहीं करनी है। सरकार की ये सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, गवर्नमेंट की गारंटी है, यानी कि 100% यहां पर बैकअप है। और सॉवरेन स्कीम से हम कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि पोस्ट बैंक में जो आपका 5 लाख का निवेश होता है उस पर तो इंश्योरेंस होता है, उस पर तो गारंटी होती है, इस पर क्या? पर इस पर ध्यान रखिए कि पूरा 30 लाख रुपए के ऊपर सरकार की गारंटी है कि पैसा आपका डूबेगा नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका वो समय समय पर रिव्यू होता है, पर इस वक्त पर जो है वो 8.20% है, जो कि मेरे हिसाब से अगर हम किसी भी फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करें या किसी और स्कीम से कंपेयर करें तो 8.20% का जो इंटरेस्ट रेट है ये मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छा माना जा सकता है। तो डेफिनेटली हर सीनियर सिटीजन को इसके बारे में सोचना चाहिए। 30 लाख करना है या कम करना है, ये निर्भर करेगा कि कितना पैसा आपके पास है और कौन कौन विकल्प आप चुनना चाहते हैं। एक और विकल्प जिस पर हमने अपने ग्राफिक्स के जरिए भी बताया वो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की अगर बात करते हैं तो ये उसमें साफ तौर पर है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है उसके साथ चर्चा कर इस पर निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड्स कितने ज़्यादा लोकप्रिय हैं जब हम सीनियर सिटीजन्स के इन तमाम निवेश के विकल्पों के बारे में बात करते हैं? देखिए, बॉन्ड्स बहुत अच्छी चीज है उसमें निवेश करना, लेकिन जो आपने पूछा कि लोकप्रिय, मैं कहूंगा कि इंडिया में सीनियर सिटीजन्स शायद बहुत ज्यादा निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स में भी बहुत सारे विकल्प हैं। पर एक अच्छा विकल्प है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। इसे अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई जारी करती है और इसे भी आप पोस्ट ऑफिस, सरकारी और प्राइवेट बैंक्स या फिर कॉर्पोरेट से भी बाय कर सकते हैं और यहां पर भी आपको पैसे के डूबने का खतरा नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान रहे कि लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। 7 साल का बॉन्ड है और आपको फिर 7 इयर्स तक यहां पर इन्वेस्टेड रहना है। ये बात सोच के ही आप इसमें निवेश कीजिए। जो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस वक्त पर 7.35% का है, लेकिन ये भी आपका समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। मतलब ये फ्लोटिंग रेट है, तो जिस वक्त पर आप ले रहे हैं उस पर एक रेट तय होगा, लेकिन हर 6 महीने में उसे रिव्यू किया जाएगा और ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मेरे हिसाब से अच्छी स्कीम है। चलिए, हमारे साथ पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं शो पर। गौतम कुमार बिहार से जुड़े हुए हैं। गौतम जी, पूछिए सवाल। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे पिताजी सर रिटायर किए हैं और सर कुछ अमाउंट हमको सर इंटरेस्ट में जैसे कि इन्वेस्ट करना है, तो सर सीनियर सिटीजन में इन्वेस्ट किया तो उसमें सर टैक्स बहुत ज्यादा कट रहा है। तो सर टैक्स सेविंग के लिए कौन सा सर प्लान बढ़िया रहेगा, थोड़ा सर सजेस्ट कर दीजिए। पंकज जी, मतलब टैक्स ज्यादा कट रहा है उसका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो आप कौन से ऐसे और विकल्प हो सकते हैं जहां टैक्स का ये जो बेनिफिट है वो ज्यादा मिले? बिल्कुल, देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है और निर्भर करेगा कि आपकी कुल आय कितनी है, उसके हिसाब से वो हो सकता है कि 5% टैक्स लगे और अगर इनकम ज्यादा है ओवरऑल आपकी तो 30% तक का भी टैक्स लग सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि सीनियर सिटीजन के लिए अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में वो ITR फाइल करते हैं तो 50,000 रुपीज तक का एक साल में जो इंटरेस्ट आता है, चाहे वो बैंक की FD से आ रहा हो या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आता हो या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड से आता हो, पूरे साल में 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 TTB टैक्स फ्री है, लेकिन बाकी की जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। अब जो सवाल पूछा कि क्या करें, देखिए टैक्स तो लगेगा, पर कम या ज्यादा क्या लगेगा वो देखना है, और ग्रोथ कैसी होगी। मैं ये कहूंगा कि किसी भी निवेशक को सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग बॉन्ड या FD पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके ये 8.20 या 8% इंटरेस्ट से
जिंदगी अगर लंबे समय तक आपको उस पैसे पर चलानी है तो पैसे की ग्रोथ जरूरी है। और दूसरी बात, आज का खर्चा आपका भले ही 50,000 रुपये महीना हो या 25,000 रुपये महीना हो, समय के साथ वो बढ़ेगा भी। तो थोड़ा निवेश आप म्यूचुअल फंड्स में करें। म्यूचुअल फंड्स में कम जोखिम वाले फंड्स भी होते हैं, वहां पर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप विड्रॉ करें। तो जो पैसा है, जैसा आपने सवाल पूछा कि कहां पर करूं टैक्स कम लगेगा, टैक्स फ्री योजना तो कोई नहीं है जहां पर रिटर्न मिले और टैक्सेबल ना हो। सिर्फ पहले का आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ हो और अब विड्रॉ कर रहे हो तो वो टैक्स फ्री हो सकता है, बट अब निवेश करना है और टैक्स फ्री हो, ऐसे विकल्प नहीं है। बट ग्रोथ कैसे हो उसके लिए जैसे मैंने लेकिन पंकज जी, असल में मकसद यही होता है कि जब हम तमाम जो वरिष्ठ नागरिक जिनसे हमने कभी बात की, उनका मकसद ये है कि भाई हम निवेश इस तरह से करें कि कहीं ना कहीं टैक्स में बचत हो, क्योंकि उस लिहाज से एफडी या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम ज़्यादा बेहतरीन विकल्प है। ये पहला सवाल मेरा है, क्योंकि ब्याज दर और लॉक इन पीरियड जैसी जो दोनों ये अहम कारक हैं, ये किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं निवेश के लिहाज से। लेकिन आंचल जी, ऐसा है ही नहीं ना, कोई भी स्कीम आज की तारीख में ऐसी कि जहां पर आप इन्वेस्ट करें और जो रिटर्न आ रहा है उसका वो टैक्स फ्री हो। लॉक इन पीरियड जिसमें तो कम चाहिए ना, सरकार आज चाहती है कि हर निवेश के ऊपर सरकार को टैक्स मिले जी। जब हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम यंग एज में इन्वेस्ट करते हैं और बुढ़ापे में उस पैसे को विड्रॉ करते हैं, जी जी। उस पर टैक्स नहीं मिलता है। पर आज हम बात क्या कर रहे हैं कि कहां पर जो पैसे इकट्ठा किया निवेश कहां करें। तो जब निवेश करेंगे और आप ये कह रहे हैं कि जिसका रिटर्न मिलेगा उस पर टैक्स में छूट मिले, तो ऐसी विकल्प नहीं है आज की तारीख में, कोई भी ऐसे नहीं है। कम या ज्यादा सब पर टैक्स लगेगा। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा म्यूचुअल फंड की बात, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा पोर्शन आपने इक्विटी फंड में किया, वहां पर क्योंकि टैक्स कम लगता है तो आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ में बैठ के ऐसा प्लान बनाना होगा कि थोड़ा जोखिम होगा पर टैक्स कम लगेगा। पर ये सोचना कि मुझे टैक्स भी ना लगे, रिटर्न भी ज्यादा मिले और सेफ्टी भी हो, तीनों चीज साथ में नहीं होती है। यानी आपको मीठा खाना है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मुझे शुगर भी और मुझे मीठा चाहिए। खैर चलिए, बात यहाँ पर अगर हम गोल्ड बॉन्ड्स की करते हैं या फिर अगर हम सुरक्षित सोने की बात करें उसमें निवेश, उसमें भी हमने देखा है कि तमाम जो सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका झुकाव रहता है। तो गोल्ड बॉन्ड्स, ईटीएफ या फिर फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड, क्या बेहतर रहता है सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर वो इस तरफ विकल्प सोच रहे हैं निवेश के लिहाज से? आंचल, अगेन अगर हम बात करें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, बहुत ही अच्छा विकल्प है। और इसलिए भी अच्छा है कि एक तो यहां पर जो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे उसका फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में इस पर सरकार की तरफ से सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलता है, यानी कि सोने पर सुहागा। बट प्रॉब्लम यहां पर भी है, जो आप बात कर रही हैं कि निवेशकों को उनके रेगुलर इनकम का साधन चाहिए, और हम बात कर रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जहां पर 8 साल का लॉक इन होता है। तो ये सब चीजें क्या है, यंग एज में आप पैसा जोड़ रहे हैं और फिर आप बुढ़ापे में विड्रॉ कर रहे हैं, उस टाइम पर मैच्योर हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन सीनियर सिटीजन इनमें इन्वेस्ट करेगा और 8 साल का वेट करेगा तो ये आपके काम नहीं आएगा। तो इसके लिए हम चाहे गोल्ड ईटीएफ की बात करें, आप गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें, ये सब लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट हैं। हाँ, फिर भी गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक चीज हो सकती है, आपने अभी इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद में थोड़ा पैसा बढ़ गया और फिर आप विड्रॉ कर लें, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब बात आती है रेगुलर इनकम की, तो वहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एफडी हो सकती है। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पैसा बढ़ना भी चाहिए, और आप प्लानिंग से करेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी सुरक्षा और रिटर्न्स दोनों का आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एफडीज, म्यूचुअल फंड सब में मिलाकर एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। और आंचल जी, मैं थोड़ा सा बात को एक्सप्लेन कर दूं। जब आपने बॉन्ड्स का जिक्र किया, मैं कहूंगा कि सरकारी बॉन्ड के अलावा सरकारी कंपनीज के भी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें यूपी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बॉन्ड है, मैं वो इसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। पंकज जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम इस चर्चा को बॉन्ड्स के बारे में जब हम बात करें आगे लेकर जाएंगे, लेकिन उदय भास्कर हमारे साथ जुड़े हैं जमशेदपुर से। उदय जी, पूछिए सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है कि एफडी इंटरेस्ट में खाली ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट है कि न्यू टैक्स रिजीम में भी रिबेट है? हाँ, मेरे कहने का मतलब कि एफडी का जो इंटरेस्ट में खाली ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट है कि न्यू टैक्स रिजीम में भी रिबेट? एफडी के लिए तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो रिबेट है या फिर न्यू टैक्स रिजीम में भी रिबेट का ऑप्शन है? सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए तक। देखिए, आपकी इनकम टैक्सेबल जो होती है ओल्ड टैक्स रिजीम में, अगर सिर्फ 5 लाख तक की इनकम है तो टैक्स फ्री है, और अगर न्यू टैक्स रिजीम है तो 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है।
लेकिन जो आपने पूछा कि जो रिबेट मिलती है, रिबेट नहीं होती है, इसको बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB, वो ओल्ड टैक्स रिजिम में है, न्यू में नहीं है। पंकज जी, क्योंकि हमने ये भी समझने की कोशिश की आप इस चर्चा के दौरान कि म्यूचुअल फंड्स भी एक, और ख़ास तौर पर इक्विटी मार्केट भी एक अहम जरिया हो सकता है। इसमें जो ELSS की अगर बात है, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, उस लिहाज से क्योंकि उसका लॉक इन पीरियड कम होता है, वो भी एक अच्छा जरिया है जब आप निवेश की बात करते हैं। हालांकि उसकी अवधि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आंचल जी, ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है, जबकि बाकी दूसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ओपन एंडेड में लॉक इन नहीं होता है, तो 3 साल का लॉक इन होता है। दूसरी बात, ELSS में आप कब इन्वेस्ट करेंगे? जब आपको टैक्स सेविंग करनी हो, यानी कि इनकम इतनी हो कि आपको जो 80C के तहत 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करना हो, तब आप करेंगे। यहां पर सीनियर सिटीजन अगर पहले बात कर रहे हैं कि उनको रेगुलर आय हो जाए, तो वो टैक्स की बात नहीं सोच रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर और वहां पर उनको इनकम मिले। हाँ, ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी इनकम इतनी हो गई है कि उनको टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख इन्वेस्ट करना है, पहली बात तो जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वो भी 1.5 लाख तक 80C के तहत वहां पर भी आप डिडक्शन क्लेम करते हैं। उसके बाद में लिमिट क्योंकि 1.5 लाख ही है, तो ELSS का फायदा आपको मिलेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि ELSS में आप रेगुलर इनकम पा नहीं पाएंगे वहां पर, एक्सेप्ट ओनली अगर किसी में कुछ डिविडेंड आया तब। तो ELSS के बारे में यंग लोग सोचे, पैसा जोड़े। सीनियर सिटीजन के लिए मैं कहूंगा कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक कैटेगरी होती है जहां पर इक्विटी एलोकेशन बहुत कम होता है, इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है, लेकिन जो रिटर्न से आपके थोड़े बेहतर हो सकते हैं, इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं जहां पर जोखिम कम होता है लेकिन रिटर्न थोड़े बेहतर हो सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन को कम जोखिम के साथ, जहां पर लॉक इन ना हो, कभी भी पैसा निकल सके, रेगुलर आय का साधन बन सके, उनके बारे में सोचना चाहिए, वो बेहतर होगा। और इसकी प्लानिंग अगर हम सोचें तो किस हिसाब से जो अब शो देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो प्लानिंग करना चाहते हैं, वो किस तरह से अभी से इसको लेकर प्लानिंग करते हैं? क्योंकि कई बार हम जब सवाल जवाब करते हैं ग्रुप्स में तो ये होता है यार अभी तो वक्त पड़ा है, लेकिन इसकी प्लानिंग का सही जो एज है या फिर सही समय, या कहें सही समय यही समय है, वो किस तरह से है? देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है यंग एज में, जिस दिन आपकी पहली इनकम हो, आपकी पहली सैलरी मिले या पहली जो भी इनकम हो, तब से आप शुरुआत करें तो अच्छा होगा। आप चाहे छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करें और समय के साथ आपकी जैसे इनकम बढ़े उसके साथ में बढ़ाते जाएं तो बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन यंग एज में ऐसी गलती ना करें कि आप FD में इन्वेस्ट करें या आप बॉन्ड्स में करें। उसके मुकाबले जब आप यंग हैं तो मैक्सिमम पैसा आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड में कर सकते हैं, गोल्ड के रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में अच्छे होते हैं, लेकिन आप सेफ्टी की जगह पर यह देखें कि ग्रोथ ज्यादा कहां होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो ग्रोथ पे ध्यान देना है। लेकिन आंचल जी, एक बात कहूंगा कि जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन की, तो यहां पर यदि आपके पास मान लीजिए 25 लाख रुपए हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा 25 लाख आपने जाके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं करना है। आप 50% कीजिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, आप करीब 30% कीजिए FD। बाइफरकेशन बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो पे। इसी पर चर्चा करेंगे। मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, पहले उनका सवाल लेते हैं। मनोज जी, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम जी, पूछिए। जी, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करे कि नहीं करे? अभी मौसा जी हैं, वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो उसके पर्पस में थोड़ा जानकारी चाहिए था। पंकज जी, क्रिप्टो करेंसी के लिए निवेश? क्रिप्टो करेंसी में तो मैं कहूंगा कि यंग को भी नहीं करना चाहिए, सीनियर सिटीजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल नहीं करना है। ये जो शॉर्ट टर्म गेन होता है ना, ये चाहे आप वरिष्ठ हैं चाहे आप यंग हैं, ये इतना अट्रैक्ट करता है कि लोग कहीं ना कहीं इस तरफ मुड़ ही जाते हैं। क्योंकि हम बाइफरकेशन ऑफ पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास बड़ा कॉर्पस अमाउंट बच जाता है आफ्टर योर रिटायरमेंट, उसको किस तरह से बाइफरकेट कीजिए, किस किस निवेश स्कीम में आप इसको कितना डाल सकते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। अच्छा जी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यही बात होती है जो आपने भी शुरुआत में कहा, सेफ्टी। पर सेफ्टी के साथ साथ मुझे बताइए, अगर किसी ने पूरा पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर दिया, कल को मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई और इमरजेंसी आ गई, तो कहां से पैसा लाएंगे? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम अगर आपके 25 लाख भी है तो 5 लाख तो आप FD में या फिर ऐसी जगह पे निवेश करें जहां जब चाहे निकाल सके, थोड़ा रिटर्न भी मिले लेकिन पैसा आपका लिक्विड हो, ये बहुत जरूरी है। तो यदि मैं उदाहरण के तौर पर 25 लाख मान लेता हूं, तो 5 लाख तो आप कम से कम FD या फिर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में रखिए कि आप जरूरत पे पैसा निकाल सकें।
उसके बाद जो बाकी पैसा बचा, मान लीजिए 20 लाख रुपए है, तो उसमें से कम आप 5 से 7 लाख रुपया अपना कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको समय के साथ पैसे को ग्रो भी कराना है। ये 8.20 आज मिल रहा है, 5 साल में इसकी मैच्योर हो जाएगी, तब तो नहीं मिलेगा ना, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए आपने मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, या 12 लाख कर दिया, बाकी का पैसा थोड़ा सा बॉन्ड में, थोड़ा सा पैसा आपको कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा, और थोड़ा मैंने जैसे कहा कि एफडी में कंटीजेंसी के लिए। चलिए, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, नवीन कुमार जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश से। नवीन, पूछिए सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं डिफेंस से रिटायर हुआ हूँ और मेरी एज 45 ईयर्स है, तो क्या हम जो 45 ईयर्स का जो हमारा को सीनियर सिटीजन का कब मिलेगा ये? क्योंकि पहले ये होता था कि 45 ईयर तक हम लेते थे, मतलब इसका बेनिफिट रिटायर के बाद हमारी, जब भी हम रिटायर हों तो 45 ईयर के बाद हम रिटायर का बेनिफिट ले सकते थे। लेकिन अब ये क्या इसका हमें पता नहीं चल रहा कि हम सीनियर सिटीजन में इन्वेस्ट कर सकते हैं उस स्टेप्स में या नहीं। जी, उत्तर दूं आंचल जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप नहीं कर सकते। इसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो यह है कि अगर 60 साल की उम्र है तो पैसा कहां से आया कोई नहीं पूछेगा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने रिटायरमेंट लिया है, वीआरएस लिया है, तो 55 इयर्स की एज मिनिमम होनी चाहिए, और आपने कहा है 45, तो इसके लिए आप नहीं कर सकते। एक चीज और कि जिसने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया और उस वक्त किया जब उसका ब्याज दर कम था, तो क्या वो दोबारा अकाउंट क्लोज करके रीओपन कर सकता है इसे, पंकज जी? देखिए, आप 1 साल, पहले साल में तो खैर प्री क्लोजर नहीं कर सकते, 1 साल के बाद कर सकते हैं, लेकिन 2% की पेनल्टी यहां पर एप्लीकेबल होगी। तो यदि पेनल्टी भरने के बाद में आपको लगता है कि ब्याज दर इतनी अच्छी मिल रही है तो पॉसिबल है, अदरवाइज तो मेरे हिसाब से ये समझदारी नहीं होगी। और साथ ही अगर किसी को जो लॉक इन पीरियड है 5 साल का, उससे पहले किसी कारणवश पैसे निकालने पड़ जाते हैं इस स्कीम से, तो फिर क्या पेनल्टी चार्ज है उस पर? बिल्कुल, 1 साल, पहले साल में नहीं निकाल सकते, 1 साल कंप्लीट होने के बाद में विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी लगेगी। यहां पर शुरुआत में 2% और बाद में 1% की पेनल्टी एप्लीकेबल होती है। और एक ही परिवार के अगर 2 वरिष्ठ नागरिक हैं तो क्या वो दोनों ही इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं? बिल्कुल, 30-30 लाख रुपए की लिमिट है, तो दोनों पति पत्नी यानी दोनों हैं उदाहरण के तौर पर, तो दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं 30 लाख ईच। जी, और अगर हम इसको इस लिहाज से समझें कि जो लोग पीपीएफ के जरिए निवेश करते, जो पुराने विकल्पों को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, उनके लिए थोड़े एक्सेप्शनल और कौन से हो सकते हैं जिसमें वो निवेश करने के लिए उसे सुरक्षित भी माने, फिर उनका लॉक इन पीरियड भी उस हिसाब से हो, थोड़े अलग हटके इनसे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं सुरक्षित से आपका क्या अभिप्राय है, बिकॉज मेरा मानना यह है कि अगर आप ये कहेंगे कि पोर्टफोलियो में सब कुछ सुरक्षित है, तो सबसे असुरक्षा वहां पर होगी, क्योंकि पैसा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लोग तो इंश्योरेंस की पॉलिसी में भी इन्वेस्ट करते हैं। एक कॉलर ले लूं मैं, फिर इस पर आएंगे। वीर जी बख्शी जुड़े हुए हैं जम्मू से। वीर जी, पूछिए सवाल। मैडम, मेरा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम था, वो पहले 2016 में मैंने किया था, वो तो फिर मैंने उसको एक्सटेंड किया था 3 साल के लिए, मेरा 8 साल हो गया था। अब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोबारा गया उसको एक्सटेंड कराने के लिए, उन्होंने बोला आप 3 दिन के बाद कर लीजिए, हम अपने हेड ऑफिस से पूछ लेंगे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि ये आप मल्टीपली कैन बी एक्सटेंडेड, लेकिन वो मुझे बोले थे नहीं, अब आप 2 दिन की छुट्टी, आप मंडे, मेरा तो एक्चुअली इसको एक्सटेंड करना था, मैं 26 तारीख को करना था, 26 को गया, उन्होंने बोला हम आपका ये पता करके फिर आप हमारे पास मंडे को आइए, कि भी 3 दिन छुट्टियां हो गई और मेरा 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे इसे 4-5 दिन का इंटरेस्ट भी लॉस हो रहा है, तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे अभी क्या करना चाहिए, आप मुझे एडवाइस कर लीजिए। जी, एक्सटेंशन को लेकर इनका सवाल है। देखिए, 5 साल का उसका पीरियड है, 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होगा, लेकिन आप पैसे को मैच्योरिटी को लीजिए अकाउंट में और दोबारा से इन्वेस्ट कर दीजिए 5 साल के लिए, वो संभव है। चलिए, पंकज जी, आप इस शो पर आए हैं और आपने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि इस शो के जरिए जो वरिष्ठ नागरिक
तो हैं ही, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनके पास भी निवेश से जुड़े जो जहन में सवाल हैं उनके जवाब उन्हें मिले होंगे। तो आज के मनी मंत्र में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।